दोस्तों, आजाद हिस्ट्री चैनल के हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आजाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे और वहां पर प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज हम लोग भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे। और दोस्तों, आप लोग भी टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा की सर्वाधिक उचित विधि क्या है। ये बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है। ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी भाषा संसर्ग विधि, डी सूत्र विधि। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगमन विधि जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याकरण आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि की क्या विशेषता है व्याकरण में, ये बताना है। ए पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, सी पहले नियम का विश्लेषण करना, डी पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो दोस्तों, इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बाद में नियम बताना। इसमें जो है आगमन विधि में दोस्तों सामान्य सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं पहले, जैसे कि सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म आदि जो है आगमन विधि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा, यानी आप किस बिंदु को महत्व देंगे। ए ऑप्शन है व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर देंगे आप बल, बी व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर बल देंगे, सी व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ यानी याद करने पर बल देंगे, डी व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर जो है व्याकरण के संदर्भ में बल देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर और व्याकरणिक कोटियों की पहचान तथा व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ए बच्चे जो हैं परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, स्वयं नियम बना लेते हैं, ऐसी क्षमता बच्चे रखते हैं। बी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सी व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। डी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भाषा का भाव या मितव्यता जो है वो व्याकरण के माध्यम से ही आता है और भाषा को जो है निश्चित स्वरूप देने के लिए हम लोग जो है व्याकरण का प्रयोग करते हैं, इसलिए व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग ए भाषा को अलंकृत करता है, बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, सी भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, डी दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जब हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं, अगर उसमें मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह विचार या भाव जो हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुहावरे और लोकोक्तियों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों को सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है वह बताना है। ए ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, बी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, सी ऑप्शन है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना, डी ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। तो दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा सही,
मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना जो है या लोकोक्तियों को सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सुचिंतित का दोस्तों अर्थ है भली बात, सोच समझकर प्रयोग किया जाना, यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वो सोच समझकर प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से जो है भाषा की व्याकरण की समझ को आंका जाना चाहिए, न कि वस्तुनिष्ठ, लघुत्तर और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खाली स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए पुस्तकालय, बी शब्दकोश, सी संचार माध्यम, डी भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही होगा। संचार माध्यम यानी जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ संचार माध्यम जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाषा के ही द्वारा ही हम अपने विचारों को संचार के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने, यानी जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु जो है कम सहायक है ये बताना है। ए ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को विश्लेषण करना, बी ऑप्शन है विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, सी विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना, डी भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। व्याकरण के नियमों का जो है विश्लेषण करना जो है वो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसको विश्लेषण करने में सबसे कम सहायक है, जबकि बी सी डी वाले जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादा सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से ए बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, बी प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, सी बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, डी प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, यानी पठित अंश पर अगर प्रश्न का निर्माण करवाया जा रहा है तो बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ए पूर्णतः उचित है, बी पूर्णतः असंभव है, सी बिल्कुल अनुचित है, डी आंशिक रूप से उचित है। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ये व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, क्योंकि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से बच्चे की शुद्ध लिखावट, शुद्ध वाक्य रचना, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि को आंका जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 12 है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिससे ए बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सी बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, डी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, व्याकरण शिक्षण पद्धति की अपेक्षाकृत जो अधिक उचित है उसमें बच्चे जो हैं उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, अर्थात आगमन विधि का जो है पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, संदर्भ में व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ है। ए पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, बी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, सी व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, डी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ
जो है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ए, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। बी, व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा याद कराना। सी, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। डी, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ना कि दोस्तों भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी और व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद कराना है, और ना ही व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में ए, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। बी, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। सी, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। डी, व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों या शब्दों की बारीकियों की आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ए, शब्दकोशी शब्द संपदा का ज्ञान। बी, परिभाषाओं को जानना। सी, संदर्भ में व्याकरण समझना। डी, पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा, संदर्भ में व्याकरण को समझना जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों और शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये बताना है कि किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ए, बाराखड़ी से परिचय। बी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। सी, संयुक्ताक्षरों की पहचान। डी, लीप से परिचय। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर लीप से परिचय नहीं है या लीप से परिचय का अभाव है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। दोस्तों हम लोगों की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगर देवनागरी लिपि अगर नहीं समझते या अभाव होता तो हम लोग ये हिंदी ना पढ़ पाते। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा के जो प्रयोग हैं वो दर्शाते हैं। ए, नियम कंठस्थ न होना। बी, नियमों का अति सामान्यीकरण। सी, नियम का उल्लंघन। डी, संदर्भ की समझ ना होना। तो दोस्तों अगर इस टाइप से भाषा प्रयोग हो रहे हैं कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, तो ये नियमों का अति सामान्यीकरण होगा, अर्थात बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, तपश्चात 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है? ए ऑप्शन, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। बी, शब्द भंडार का विकास कराना। सी, हिंदी की बारीकियां समझाना। डी, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो दोस्तों जब विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि यानी एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी को वसुधा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे के शब्द भंडार, शब्द का भंडार का विकास कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य खालिस्तान में सहायक होगा। ए, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। सी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। डी, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। इससे बच्चा क्या होगा, ध्वनियों के सूत्र मंत्र, उच्चारण के नियमों का ज्ञान और लिखित अभिव्यक्ति के समय शुद्ध वर्तनी का प्रयोग तथा विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना जो है सीखता है। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।